नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस महान हस्ती से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं दोस्तों, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सीरियल हो, हर जगह उन्होंने झंडा गाड़ा है। मुझे बहुत गर्व आज है, आज बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं कि आज हम लोग के बीच में सबसे फिल्म इंडस्ट्री के महान एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा सर हमारे साथ हैं। दोस्तों, सर के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फिल्म और टीवी कैरियर बहुत लंबा है उनका। उन्होंने कई फिल्मों और शो में अपने अभिनय से दर्शकों को जीता है। इसके अलावा रामायण में रावण की भूमिका जितनी लोकप्रियता हासिल हुई थी, उसी तरह की लाइमलाइट उन्हें चंद्रकांता में क्रूर सिंह की भूमिका निभाने के दौरान मिली थी। दोस्तों, मुझे याद है कि मैं भी तब बच्चा था और जब क्रूर सिंह चंद्रकांता में आते थे, यक्कू बोलते दो तो हल्का मच जाता था। दोस्तों, तो वो महान हस्ती हमारे बीच में है। साथ ये भी कहा जाता है कि 1995 में आए शो चंद्रकांता ने अखिलेंद्र के करियर को गति दी। क्रूर सिंह की भूमिका में अखिलेंद्र सर ने बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। हर बच्चा उनको प्यार करता है, हर बच्चा उनको चाहता है। बच्चा ही क्यों, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरा बच्चा, सब लोग उनको पसंद करते हैं। दोस्तों, उस महान हस्ती से मैं मिलवाना चाहूंगा आपको। और उन्होंने ढेर सारी फिल्में अपने करियर की शुरुआत सीरियल उड़ान से की थी उन्होंने, जो 1990 में आई थी। तब यह कई फिल्मों में भी दिखाई दिए। उनकी फिल्मों की बात करें तो उनमें सरफरोश, लगान। दोस्तों, लगान तो ऑस्कर तक गई, आपको पता है कि कितनी बेहतरीन फिल्म थी। और गंगा जल, परवाना, ये दिल, हलचल और वीर जारा, किडनैपिंग, फिदा, दिल्ली 6, रेड्डी और फिल्में में शामिल है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं लूंगा। मैं उन महान हस्ती से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम है अखिलेंद्र सिंह सर। तो आइए मिलते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। अखिलेंद्र मिश्रा को आपने अखिलेंद्र सिंह बना दिया। सॉरी 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 सॉरी, मैं इतना उत्साहित हूं आज कि मैं, सॉरी सर, अखिलेंद्र मिश्रा सर, वाकई में सॉरी सर, सॉरी। तो दोस्तों, हमारे बीच में सर आ चुके हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न कि आप इस समय लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? और आपने, मैंने सुना है कि आपने कविताओं का ढेर सारी कविताएं लिखी हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। लॉकडाउन अभी बहुत ही विषम परिस्थिति पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया त्रस्त है इस समय जी। भारतवर्ष में भी बहुत तेजी से ये विषाणु फैल रहा है। और मुंबई की हालत बहुत खराब है, महाराष्ट्र की, बिहार की बहुत हालत खराब हो गई है। इस तरह से कई प्रदेश हैं जहां बहुत ज्यादा है और काबू नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जो आम जनता है उनको भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। लोग मास्क नहीं लगाते, अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, दूरी बना के नहीं रखते, बाहर निकलते सब लाइन लगा के सब एक साथ धक्का धुक्की कर रहे हैं, एक साथ ही खरीदारी कर रहे हैं। तो ये सब गड़बड़ है। मास्क भी लगाना चाहिए। सरकार कितना करेगी, कितना डंडा बरसाएगी, कितना फाइन करेगी? तो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन जो है वो सबके लिए है। पूरी इंडस्ट्री बंद है, तमाम इंडस्ट्रीज बंद है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं। हमारे लिए फिल्म इंडस्ट्री बंद है, सब कोई घर में है। हाँ, ये है कि अगर विषम से विषम परिस्थिति भी आए जी, और अगर सकारात्मक सोच रखा जाए तो वो परिस्थिति भी ज्ञान का भंडार साबित होती है। जी, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। घर में बंद हैं तो मेरा तो बस भोलेनाथ और माँ भगवती की सेवा चल रही है, और अध्ययन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, और बच्चों के साथ खेल रहा हूं, और पत्नी को भी हाथ बटाता हूं घर के काम में, क्योंकि बहुत ही लंबा अरसा लॉकडाउन का 4 महीना हो गया है। जी सर। कुछ इन दिनों कविताएं भी लिखी मैंने,
कुछ 20-25 कविताएं लिख दी। और आज के संदर्भ में भी मैंने एक कविता लिखी है कि ये सिचुएशन क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है और क्यों होने वाला है। तो ये भी एक कारण है जिसमें गलती किसकी है, उस कविता में हमने कोशिश की है कहने की। जी, अगर सर कुछ शेयर कर सके तो प्लीज। अच्छा, कविता। जी जी जी। अच्छा, वो कविता सुनाता हूं जो आज के संदर्भ में हमने लिखा। जी जी। इसका शीर्षक है चेतावनी। जी। चेतावनी। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार। क्या बात। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार। करो और दुर्व्यवहार, अभिशेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव में नहीं, प्रकृति और मानव में होगा। हमने तुम्हें बनाया मानव, तुम पशुता पे उतर आए। क्या बात। हमने तुम्हें बनाया समर्थ, तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतनी हिंसा, इतनी हिंसा, जड़ हो या चेतन, तुमने नहीं छोड़ा किसी को। तूने काटे पेड़ जंगल, तूने तोड़े पहाड़। सुना तुमने कभी पहाड़ों का चिंगार, सुना तुमने कभी नदियों का चित्कार, सुना तुमने कभी जंगलों का पुकार, जंगलों की पुकार। जल को किया दूषित, वायु हुई प्रदूषित, मार रहे पशुओं को बारंबार, काट रहे मवेशियों को लगातार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। क्या बात। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू शर्म से बेशर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी। तू मानवता पर ही कर रहा अत्याचार, मानव का ही कर रहा संहार। तू क्या समझता है, तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। यह सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है। अब बुद्धि का किया और अधिक प्रयोग तो होगा विध्वंसक। अभी भी समय है, समझ जा, संभल जा, सुधर जा, कर विचार, हो तैयार। जाना होगा बुद्धि के आगे, बुद्धि के आगे चेतना है, चेत जा। क्या बात। अब करना होगा चेतना का प्रयोग, यही है सृष्टि का उद्घोष। क्या बात। मैं फिर पूछता हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार। बताइए कौन जिम्मेवार। जिम्मेवार। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वाकई में सर प्रेजेंट में तो मतलब बहुत सटीक बैठ रहा है आपकी कविता। आपको बहुत लोग नमस्कार कर रहे हैं। अनिल गोयल जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पीके हिंदुस्तानी जी कर रहे हैं आपको नमस्कार। प्रणाम। राकेश पांडे जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। ओ प्रणाम 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 राकेश जी जी जी, हमारे सीनियर है बीएनए के। मनीष भंडारी जी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। आशीष नथुरा भी आज, विवेक सैनी आपको प्रणाम कर, सूरज यादव, आशीष जी कर रहे हैं प्रणाम। प्रणाम भाई। सर अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी। सर आप अपने बचपन के बारे में बताइए और आपका झुकाव थिएटर की तरफ कब और क्यों गया।
ये तो बड़ी लंबी कहानी है, 3-4 घंटा लग जाएगा इसमें। जी 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 जी। मैं छोटा सा कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं जन्म पर मेरा कोई अधिकार तो था नहीं, मनुष्य का होता नहीं है। जी तो मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक जो हुई वो गुरुकुल में हुई। और मेरे पिताजी दूसरे विश्व युद्ध में आर्मी में थे। युद्ध जी समाप्त होने के बाद उन लोगों का बटालियन डिसॉल्व कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आप लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं या जी वापस आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे जी बाबा ने उन्हें आर्मी में दोबारा नहीं जाने दिया और वो सिविल सर्विसेज में आ गए, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ज्वाइन किया। जी तो उनकी पोस्टिंग हर जगह होती थी और सिर्फ हम छुट्टियों में जाया करते थे गांव। जी तो हमारे दशहरा में 1 महीने का जो छुट्टी होता था दुर्गा पूजा में, उसमें हम लोग गांव जाते थे। दुर्गा पूजा में ये चलन था हमारे गांव में 2 नाटक होने का, एक भोजपुरी और एक हिंदी। जी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था और एक नाटक भोजपुरी में हो रहा था, गौना के रात। क्या बात, श्रीनिवास मिश्र का नाटक है। श्रीनिवास मिश्र को जी मैं प्रणाम करता हूं। उनका जी नाटक है ये गौना के रात, वो लेखक हैं। बाल विवाह पे भोजपुरी नाटक, और मुझे मौका मिल गया इसमें करने का। हम लालटेन लेकर रिहर्सल में जाया करते थे अपने बड़े भाइयों के साथ। तो डायरेक्टर ने मुझे देखा कि गांव में लाइट तो थी नहीं, कहा जी। नाटक करिए का। तो भैया ने कहा कि रघुए पूछ ली। तो हमारे मुंह में तो लड्डू फूट रहा था नाटक करने के लिए। हम क्या थे बात है, 8वीं क्लास में या 8वीं में ही थे, क्योंकि बाल जी विवाह में था तो मौका था बालक को रोल मिलने का। रोल मिल जी गया, बड़ा अच्छा लगा। धान की खेती होती थी। सारी महिलाएं जो धान बोती थी गाना गा गा के, वो नाटक देखी हुई थी उन्होंने। वो मेरे डायलॉग बोल बोल के मुझे चिढ़ाती थी। मैं डंडार पे ही रहता था और गठिया जो है बीज का वो देना होता था उनको, क्योंकि जी गांव में हम जब जाते थे तो खेतों में जाते थे भैया लोगों जी के साथ। तो वो चिढ़ाती थी, चिढ़ा चिढ़ा के अपने करीब बुलाती थी कि इधर आओ। तो पता चला वो पानी में जो कानो हुआ है धान बोने के लिए, उसमें उतर के मैं अटिया दे रहा हूँ। मैं छोटा सा था जी और वो जी मेरा डायलॉग सुना के बहुत हंसती थी। तो इस तरह का एक चस्का लगा नाटक का और हर साल मैं जाने लगा गांव। 2 नाटक मैं करता था। छपरा में हम छपरा जब हम आए, हमारा महुआ में गुरुकुल था, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद जी हम गोपालगंज डीएवी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर जिला जी स्कूल छपरा से 10th और 11th किया, जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिकुलेशन किया था, वहां से मैंने भी किया। हमारे जी माननीय प्रथम राष्ट्रपति जी और उन्हीं के नाम से जो कॉलेज है राजेंद्र कॉलेज, वहां से हमने फिजिक्स ऑनर्स किया। छपरा में मैं ड्रामेटिक जो एसोसिएशन है, एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन, जो राजेंद्र बाबू के ही बड़े भाई महेंद्र बाबू ने स्थापित की थी, उसके साथ मैं जुड़ गया। शहर के काफी कलाकार, काफी बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, शिक्षक, एजुकेशन ऑफिसर, एडवोकेट्स, जी कई फोटोग्राफर, कई लोग कलाकार, लोक गायक, लोक संगीतकार, इस तरह के लोग जुड़े हुए थे। तो मैं उसमें जुड़ जी गया और वहां जो पहला नाटक किया वो एक था गधा उर्फ अलादात खां। शरद जोशी जी का जी नाटक हमने किया। चिंतक 3 की भूमिका हमने निभाई और ये जी नाटक का सिलसिला चलता रहा। पता चला कि मैं ऑनर्स का एग्जाम भी दे रहा हूँ और नाटक भी कर रहा हूँ। अब चूंकि पढ़ने लिखने वाला परिवार था, अब डर लगता था सबको कि ये कहीं डिसऑनर ना हो जाए, परिवार की इज्जत ना चला जाए, तो नाटक करता रहता है। जी जी और फिर अब ये बात मैं 80 के दशक की 81-82 की बात बता रहा हूँ। और जी फिर उसके बाद एक जद्दोजहद शुरू हो गई कि कैसे निकला जाए, क्योंकि मैंने अगर एमएससी कर लिया तो मैं लेक्चरर ना बन जाऊं, ये डर जी सताने लगा। क्योंकि मेरी माँ चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं और मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। मैंने प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में मैंने कोचिंग की, मेरे पिताजी वहीं जी पोस्टेड थे। और मैंने बीआईटी दिया, आईआईटी दिया, मेरा हुआ नहीं। जी। पॉलिटेक्निक तक दे दिया, उसमें भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या बात है, कुदरत को क्या मंजूर था। और मैं माँ से कहता था मुझे एक्टर बनना है, तो माँ कहती भाग भागी ना, इंजीनियर बनना ना, अब एक्टर बनिए। क्या होला एक्टर एक्टर। तो मैं कहता माई, हम अगर एक्टर बन जाए नु तो इंजीनियरों बन जाए, डॉक्टरों बन जाए, कलेक्टर एसपी सब बन जाए, हमरा क्या के बात। एक्टर तो बने दो। जी तो माँ मुझे फिर चुप रह हट भाग बदमाश।
तो इस तरह से मैं माँ से बात करता था। माँ ने एक दिन कहा, बबुआ ऐसा कौन नौकरी बचे में, तू सब बन जाइबा, बानू एक्टर एक्टर सब बन जाला। तो ये एक चलता था। माँ को मैं फुसलाता रहता था, पोटता रहता था। और मेरे जो मुझसे जो जस्ट बड़े बड़े भाई बहन जो थे मेरे ही समकक्ष, वो कहते थे माई फुसलावता, फुसलिए मत, मतलब माँ तुमको फुसला रहा है, तुम इसके चक्कर में ये मत आना इसकी बातों में। तो ये सारी चीजें। हाँ, फाइनली मैं वहां से निकला और मेरा ये था कि मैं क्या करूं। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो था उस समय वहां एक्टिंग बंद था। ये 80 की बिगिनिंग की बात बता रहा हूँ, और काफी दिनों काफी सालों तक, ये तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, FTI में तो उन दिनों बंद था। और फिर हुआ कि अभी क्या करोगे, तो हुआ कि नहीं, लखनऊ में BNA है, भारतीय नाट्य अकेडमी, वहां जा सकते हो, नाटक पढ़ सकते हो। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में, वहां जा सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, अब पढ़ना नहीं है, अब करना है। क्या बड़ा मुश्किल से तो मौका मिला है। घर बाबूजी ने किसी तरह से बाबूजी ने दे दिया कि भाई तुम ठीक है, बच्चों को कभी रोका है क्या, जिसको जो करना अच्छा करे, खुश रहे। तो मैं उस ये में करता था। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी था, और हम जब फिजिक्स ऑनर्स में थे तभी हम अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ भिड़ जाते थे। हम थे, हमारा एक दोस्त था अरुण, हम दोनों भिड़ जाते थे। डॉक्टर राम कृपाल बाबू, प्रणाम करता हूं उनको, अब तो नहीं है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे फिजिक्स के। और हम लोग साइंटिस्ट की तरह बात करते, जैसे हम लोग साइंटिस्ट हैं, शोध कर रहे हो, अपने आप को फिजिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी होके फिजिसिस्ट समझ रहे थे, और उनसे डिस्कस करते थे। उनको अच्छा लगता था, और हमें लगता था कि हम अब फिजिसिस्ट बनेंगे, इंजीनियर नहीं बने तो, और शोध करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सब होता था। तो मुझे ये लगा कि जब मैं एक्टर बन रहा हूं तो एक्टिंग का पढ़ूं क्या, एक्टिंग का शोध क्यों नहीं करूं मैं। जी, क्या एक्टिंग तो हर मनुष्य में है, हर मनुष्य एक्टर है। ये पूरा सृष्टि जो है अपने आप में मंच है, और हर आदमी आया है अपना अपना परफॉर्मेंस करने, अपना अपना चरित्र निभाने। सबका रोल फिक्स है, एंट्री से लेके किसी का 50 साल, की 60 साल, किसी का 80 साल, किसी का 100 साल का परफॉर्मेंस होता है, और परफॉर्मेंस करके वापस एग्जिट ले लेता है। तो ये मंच तो पूरा सृष्टि मंच है। तो इस सृष्टि में सब कलाकार हैं, उसमें मैं कलाकार बन रहा हूं, तो मैं शोध क्यों नहीं करूं, क्या है ऐसा, क्या ऐसा है, क्यों कुछ ऐसा कुछ किया जाए। ये मेरा एक हुआ, और तय हुआ हमारे दोस्तों के साथ जो हमारे साथ थिएटर करते थे, जो सीनियर्स थे, उदय शंकर रुखयार, रसिक बिहारी वर्मा, मोहम्मद जकारिया साहब, तो पशुपतिनाथ अरुण, तो इनके साथ एक विचार विमर्श भी होता था कि अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करके तुम अच्छा सीख सकते हो, अलग अलग डायरेक्टर के साथ अलग अनुभव होगा, अलग प्रयोग कर सकते हो, और काफी कुछ ग्रो कर सकते हो। और मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद हुआ कि अब बंबई ही चला जाए, और बंबई आके मैं इप्टा मुंबई के साथ जुड़ा। मैं इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, जन नाट्य संघ मुंबई के साथ जुड़ा, और मैं पिछले 36 सालों से जुड़ा हुआ हूँ इप्टा मुंबई के साथ। और जो मैं छपरा में हीरो का रोल करता था, मेन रोल, सेंट्रल रोल, वो यहाँ आके मुझे झाड़ू लगाने से काम शुरू हुआ मेरा, क्योंकि सब कुछ अलग था। बैक स्टेज नाम की चीज हमने छपरा में नहीं सुनी थी। पहले बैक स्टेज करना था, शुरू किया हमने बैक स्टेज से, झाड़ू लगाओ, सारे सीनियर रिहर्सल में आएंगे, चेयर्स लगाओ और मार्किंग पे चेयर्स रखो सेट की जगह, और सब रिहर्सल होगा, अभी वो नाटक का ब्लॉकिंग चल रहा, वो करो। तो ये सब एक हमारी शुरुआत हुई थिएटर में, कि कपड़े आयरन करवा के लाओ, भिंडी बाजार जाओ, इस तरह का हैट चाहिए, इस तरह की छड़ी चाहिए, इस तरह का सिगार चाहिए, इस तरह का गमछा चाहिए, इस तरह का ये चाहिए, इस तरह का एक जूता चाहिए, तो इस तरह का कोट चाहिए, एक रशियन कोट। तो उस तरह की चीजें हम करते थे। विंग में खड़े हैं, प्रॉपर्टी लेके नाटक चल रहा है, एक्टर एग्जिट किया, प्रॉपर्टी आपके हाथ से लिया और गए, इतनी टाइमिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बैक स्टेज में शुरू हो गई। आखिरी शमा नाटक चल रहा है, गालिब का दृश्य है,
तोता का पिंजरा नीचे करना है। तो फर्स्ट हाफ में हम विंग में रस्सी पकड़ के खड़े रहते थे। ये और मुंबई जैसे की बात कर रहे मुंबई, मुंबई इप्टा मुंबई पृथ्वी क्या बात, थिएटर की बात कर रहा हूं। जी जी हम जी लोगों ने जी, पृथ्वी क्या बात, थिएटर ओपन किया है भाई। क्या बात, क्या पृथ्वी बात, थिएटर के इनिशियल डेज के एक्टर हैं भाई। क्या बात, क्या बात। जब टिकट नहीं होता था, बाद में 5 रुपया हुआ, फिर 10 रुपया हुआ, फिर 15 रुपया हुआ, फिर 25 रुपया हुआ, और आज तो 500, 1000 रुपया टिकट होता है? कमाल बात है ना। ये एक स्पैन है मेरे जीवन का जो हमने देखा। तो वो गालिब के सीन में हम खड़े हैं और वो रस्सी छोड़ दिए और धीरे से वो आया अंधेरे में पिंजरा, और गालिब ने एंट्री ली। क्या बात, आखिरी क्षमा नाटक, MS सत्यू डायरेक्टर। और वो नाटक बैक स्टेज करता था मैं। 36 साल से वो नाटक मैं कर रहा हूं, बैक स्टेज से लेके आज ऑन स्टेज तक की मेरी जर्नी है। उस नाटक में जो रोल पहले कादर खान साहब करते थे, वो रोल मैं करता हूं आज। और वो नाटक चल रहा है, चूंकि हृदय के इतना करीब है। कैरियर की शुरुआत बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक, तो नाटक अभी तक छोड़ा नहीं मैंने। दूसरा नाटक है एक और, द्रोणाचार्य, डॉक्टर शंकर शेष का। जी सुभाष डंगाज डायरेक्टर हैं जी। अब इसमें बैक स्टेज शुरू हुआ, ये भी चल रहा है 35 सालों से। बैक स्टेज से शुरू हुआ, बैक स्टेज, बैक स्टेज, बैक स्टेज। अर्जुन नहीं है यार, अवेलेबल नहीं है अर्जुन, कौन करेगा? अखिल करेगा। अखिल करोगे? हम रेडी हैं भाई। अर्जुन किया, पर पता चला अर्जुन और चंदू एक साथ कर रहे हैं दोनों, सुदेश्वरी नहीं है तो। फिर अश्वत्थामा कर रहा हूं, फिर पता चला द्रोणाचार्य कर रहा हूं, और आज तक मैं द्रोणाचार्य करता हूं। मैंने वो नाटक छोड़ा नहीं है। जी, मैंने वो नाटक छोड़ा नहीं है, मैं आज भी करता हूं। ये नाटक मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये मेरे जीवन सफर के साक्षी हैं। एज एन एक्टर हुआ होता ये था, ये बैक स्टेज से ऑन स्टेज आने का चक्कर ये था कि जब एक एक्टर को रोल मिलता है, मेन रोल मिले या साइड रोल, वो एक्टर सिर्फ अपने रोल के बारे में सोचता है, अपना रोल तैयार करता है। जी। बैक स्टेज वर्कर क्या होता है कि आता है, कुर्सी उर्सी लगा के सब काम तो कर ही रहा है, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहा है, ट्रंक गोडाउन लेके आ रहा है, गोडाउन से जा रहा है, सब कर रहा है, चाय भी पिला रहा है, पिलवा भी रहा है, उसके साथ असिस्टेंट भी हैं। थोड़ा प्रमोशन हुआ तो मुझे पता चला मेरे पास 2 असिस्टेंट भी हैं। पहले मैं असिस्टेंट था बैक स्टेज में। क्या बात। तो बैक स्टेज वर्कर हर रिहर्सल को पूरा देखता है। जी। थिएटर करने वाले जितने लोग हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बैक स्टेज वर्कर हर रिहर्सल को ईमानदारी से अगर अटेंड करता है, जो मैं करता था, पूरा प्ले, पूरा नाटक देखता है वो हर रोज, हर रिहर्सल, और एक दिन सेलेक्ट कर लेता है कि ये रोल अगर मैं करूं तो मैं कैसा करूंगा, और वो मन ही मन वो रोल करने लगता है। रिहर्सल देख रहा है, कर रहा है, फिर उसको लगता है वो भी रोल मेरे लायक, अगर वो मैं करूं कैसा लगेगा, वो भी। तो ये रोल्स तैयार हो जाते थे उसके। मैं सड़क पे जा रहा हूं, वो लाइंस कर रहा हूं, जबकि रोल में मैं नहीं हूं, मैं तो बैक स्टेज में हूं, मैं अपना लाइंस कर रहा हूं। क्या बात। फिर उस रोल के बारे में मैं सोच भी रहा हूं, फिर उस रोल के बारे में मैं सोच भी रहा हूं। जी। फिर दूसरी रिहर्सल अटेंड कर रहा हूं बैक स्टेज में, लेकिन रिहर्सल देख रहा हूं और मन ही मन चल रहा है, वो रोल कर रहा हूं अंदर ही अंदर। शब्दों को मेरा मन दृश्य बना रहा है। नाटक जो विधा है, वो शब्द को दृश्य बनाने की विधा है। मेरा मन बना रहा है शब्द को दृश्य, और मन ही मन कर रहा हूं। और ऐसा एक नाटक नहीं हुआ, कई नाटक में हुआ, और जब भी कोई क्राइसिस होता था हम खड़े रहते थे। अब हुआ ये कि कई साल हो गए बैक स्टेज करते हुए, क्राउड सीन में रोल मिलता था, एक आध डायलॉग मिल जाता था, एक राक्षस नाटक था। क्लाइमेक्स में पता चला, MS सत्यू साहब डायरेक्टर थे, क्लाइमेक्स में पता चला कि 2 लाइन मिला है मुझे, हमारे सुधीर पांडे उसमें मेन रोल कर रहे थे, उनको वो लाइन बोलना है कि हाँ अर्जुन, खुशी मनुष्य का सबसे बड़ा साधन है। अब मेरे एक सीनियर ने मुझसे कहा, तू कैसा डायलॉग बोलता है, तेरी कैसी आवाज है?
तो क्या एक्टर बनेगा यार, तेरे को डायलॉग बोलने नहीं आता, आवाज ही अच्छी नहीं है। मैं बहुत हतोत्साहित हो गया, लेकिन मैंने नकारात्मक रूप से नहीं लिया उनके इस कथन को, मैंने सकारात्मक रूप से लिया और मैंने संकल्प ले लिया कि ऐसी आवाज होगी कि पूरी दुनिया मेरी आवाज से मुझे जानेगी। क्या बात, क्या बात। मैं अपनी आवाज का प्रयोग करूंगा, आवाज के साथ खेलूंगा, और वही खेल हमने चंद्रकांता में खेला। क्या बात सर। एक प्रश्न है कि आप वहां पे ऑलरेडी इप्टा से जुड़े हुए थे अपने छपरा में। हाँ, आप इतने हाँ, अच्छे प्ले कर रहे थे। नहीं, छपरा में मैं इप्टा के साथ नहीं था, छपरा में अच्छा। एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन के साथ था। जी। वहां, हाँ, वहां था, लेकिन यहाँ चूंकि इप्टा का एक प्रोसेस था बैक स्टेज। जी, लेकिन ज्यादातर लोग मुंबई आते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, तो आपने फिर इप्टा यहाँ पे आके ज्वाइन किया, उसका कोई खास वजह? इसलिए कि मैं नेशनल स्कूल ड्रामा नहीं किया, या भारतेंदु नाट्य अकेडमी नहीं किया, या एफटीआई जाने का मौका था ही नहीं। मुझे एज एन एक्टर तैयार होना था, अपना शोध करना था एज एन एक्टर जी। और आज मैं इस लायक हूं कि आज अपना शोध मैं नई पीढ़ी को परोस रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब पूछता था किसी से कि सर, हर आदमी कहता है फील करूं, हर डायरेक्टर बोलता है क्या कर रहा है, मोनोटोनस हो रहा है, फील करना, खाली लाइंस बोल रहा है। अब फील करना कोई डायरेक्टर नहीं बताता। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी बड़ी संस्था हो, फील कैसे किया जाता है अगर एक्टर पूछ दे डायरेक्टर से तो नहीं बता पाता। ये मेरा अनुभव है। मैं अपने सीनियर से पूछता था, मैं एक घटना बताऊं जी, कि फील कैसे किया जाता है, तो क्या नहीं, वो कैरेक्टर फील कैसे किया जाता है। तो दूसरे साहब पूछ रहे, क्या क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं ये साहब फील करना चाहते हैं। अब एक सीनियर दूसरे सीनियर को कह रहा है, एक जूनियर आज लड़का पूछ रहा है, ये साहब फील करना चाहते हैं। तो वो साहब बोल रहे हैं, अच्छा इतनी जल्दी। तो ये एक बड़ा अजीब था, और एक्टिंग पे कोई किताबें हिंदी में थी नहीं जी, अंग्रेजी में हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी जी। जो नाटक, जो किताबें थे वो सब अंग्रेजी में थे, स्टैनिस्लाविस्की के और चेखव के, जो भी ब्रेख्त के। तो वो हम उस तरह से खुद पढ़ के हम नहीं समझ पाते थे। तो इसलिए हमें ये था कि मैं जब तैयार होऊंगा, मेरे पास मेरी चीजें होंगी, तो मैं अपनी पीढ़ी को खुद दूंगा, खुद गाइड करूंगा। मैं कोई किसी को पूछने का भी मौका नहीं दूंगा। मैं जैसे पूछने जा रहा हूं, कोई बताने वाला नहीं है, मुझे इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। मैं अपनी चीजें अपने नई पीढ़ी को पास ऑन करूंगा। मैं वही कर रहा हूं आजकल। बिल्कुल। मैं कुछ 25 वेबिनार कर चुका है इस लॉकडाउन में। मेरा ख्याल आपका शायद 25वां है, क्या 22वां 23वां होगा। तो कहने का मतलब, और मैं ये दे रहा हूं। तो मैं वहां जो असली बात बताना चाह रहा था बैक स्टेज को लेके, वो फिनिश कर लेता हूं प्रसंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो संकल्प हुआ कि आवाज को लेके, तो मैं हर रोज, अब आवाज की क्या क्या एक्सरसाइजेज हो सकती है, नहीं हो सकती है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या आसन हो सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, क्या क्या रियाज हर रोज समुद्र के किनारे रात को 10 से 12 बजे 2 घंटे की प्रैक्टिस मेरी आवाज की होती थी और स्पीच की होती थी एवरी डे। कहा, हॉलीडे इन के पीछे। और 5 स्टार में जो आते जाते लोग थे ना, जो टहलते जो रहते थे रात को, वो देखते थे मुझे खड़े होके, फिर पूछते थे कि व्हाट आर डूइंग। वॉइस एक्सरसाइज। वॉइस एक्सरसाइज, देयर आर एक्सरसाइजेस फॉर वॉइस। यस सर, व्हाट डू आई डू, आई एम एन एक्टर सर। ओ, तो इस तरह का अनुभव जी। तो बैक स्टेज के हर प्ले में मैं बैक स्टेज में था, और हर प्ले के कई रोल मेरे तैयार थे। इसीलिए द्रोणाचार्य में अर्जुन नहीं, अर्जुन कर रहा हूं, चंदू अर्जुन दोनों कर रहा हूं, अश्वत्थामा नहीं है तो अश्वत्थामा में शिफ्ट हो गया, द्रोणाचार्य नहीं द्रोणाचार्य में शिफ्ट हो गया। तो ये बैक स्टेज की देन है। अब बैक स्टेज कर तो रहा हूं, लेकिन रोल नहीं मिल रहे हैं, छोटे रोल या क्राउड में रोल मिल रहा है। अब एक प्ले था सफेद कुंडली, एम एस सत्यू साहब डायरेक्टर,
शबाना आजमी उसमें रोल करती थी, अमृतपाल जी थे, उस जावेद खान साहब थे, सुधीर पांडे थे, मुश्ताक खान थे, काफी लोग थे उसमें, बहुत सारे, सुदेश बेरी थे। तो उसमें हम लोग बख्तरपोश थे, मतलब बख्तरपोश मतलब यहाँ के सिपाही जी तो वो सिपाही में हम लोग कई लोग थे। तो सिपाहियों का सीन चल, बैठे हुए हैं, शराब वराब पी रहे हैं सिपाही, 8-10 सिपाही, और स्वाभा और अजदक का सीन चल रहा है, और हम लोग सुदेश बेरी और जावेद खान का, और हम लोग लाफ्टर ले रहे हैं उनकी बातों पे, और बीच बीच में एक एक डायलॉग है, तो उसमें 4-5 डायलॉग थे। उसमें से 4 डायलॉग एक ही लड़के ने ले लिया था, सीनियर की चमचागिरी करके। थिएटर में ये भी होता है, हाँ? जी 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 सीनियर की जी। चमचागिरी करके वो 4 लाइन, चूंकि डायरेक्टर छोटे रोल डायलॉग बांटने होता है, वो तो सीनियर ही बांट देते हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजर है या जो ऑन होल देख रहा है, तो उसको करके उसने ले लिया था। तो मेरा एक दोस्त था, यहाँ भी एक दोस्त था, अरुण साहनी, जम्मू का। जी तो अरुण ने कहा, क्या अखिल यार, हम लोग को डायलॉग कब मिलेगा यार, कब मिलेगा यार, कब, क्यों आए हम लोग, क्या ये बैक स्टेज कब तक करते रहोगे? तो मैंने, कोई बात नहीं है, डायलॉग मिल गया इसको, ये डायलॉग बोल पाएगा तब ना। तो जैसे सीन चल रहा है, और मैं कह रहा हूँ, डॉन डॉन, तेरे को डायलॉग याद है? तेरा क्यों आने वाला डायलॉग याद है तुमको? डायलॉग याद है? बोल बोल, क्या क्या है डायलॉग? और तब तक क्यों आ गया, अरुण सानी ने डायलॉग बोल दिया उसका। अब वो गुस्सा हो गया कि मतलब मेरा डायलॉग बोला, ये किया, और तब तक उसका दूसरा क्यों आया, तो मैंने बोल दिया, क्या बात है। और मेरे पे अब गुस्सा हो रहा है तीसरा। इस तरह करके उसके चारों डायलॉग हम लोगों ने बोल दिए, और ऐसा हर शो में होता था। और जब वो इंटरवल में कंप्लेन करने जाता था, जब शो के 2 शो के बीच में जी कंप्लेन करने जाता था सत्ती साहब को कि मेरे डायलॉग इन लोगों ने, तो उल्टा हम लोग चढ़ जाते थे, सर ये डायलॉग भूल गया था सर। तब उल्टा डांट, सत्ती साहब उसको डांट रहे हैं, ऑलवेज यू फॉरगॉटन योर लाइंस। तो इस तरह की भी हरकतें, एक ये क्राउड के सीन में अलग कॉन्फिडेंस, क्राउड का सीन एक्टर को करना बहुत जरूरी है। क्राउड का एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, ऑडियंस के साथ 1 to 1 आप देख रहे होते हैं, सीन तो मेन एक्टरों का चल रहा है, आप क्राउड में हैं, 10, 15, 20, 25, और इफ्ता में तो 40-40 लोगों का क्राउड होता था ऑन स्टेज। ऑन स्टेज एक सीन में 40-40 लोग, 70-70 लोगों का एक एक नाटक, राक्षस, सफेद कुंडली, बकरी, लाइन से, मोटाराम का सत्याग्रह। तो ये एक होता था। तो रोल, क्योंकि बड़ा रोल मिले, अच्छा रोल मिले, अब मैं एक्टर तैयार हो रहा हूं, और अच्छा साबित कैसे करूंगा जब तक बड़ा रोल नहीं मिलेगा। ये जो मैं आखिरी क्षमा का रोल और एक और द्रोणाचार्य का रोल सुना रहा हूं, ये बहुत बाद में रोल मिला। अब मैं उसके जी पहले की घटना सुना देता हूं। जी तो एक इप्टा में जब भी कोई डायरेक्टर बाहर से आता था, या कोई भी डायरेक्टर इन हाउस कोई नाटक करता था, तो नाटक का जब कास्टिंग अनाउंस करता था 10 दिन 15 दिन रीडिंग के बाद, फाइनल कास्टिंग, तो पूरी इप्टा सीनियर से लेकर जूनियर सारे लोग रहते थे, 70-80 लोग बैठे रहते थे। वो कास्टिंग अनाउंस होता था, उसके बाद रिहर्सल शुरू होती थी, उसके पहले 10-15 दिन रीडिंग हुई। जी तो एक नाटक लेके आए वामन केंद्रे, राजदर्शन नाटक, जी और रीडिंग में के वक्त उन्होंने मुझसे भी पढ़वाया रोल, और मुझे बहुत उम्मीद थी कि मुझे कास्ट करेंगे सेनापति के रोल में, मैं बड़ा फिट हूँ इसके लिए, और बड़ी उम्मीद थी, मैंने जी अच्छी रीडिंग भी की थी। लेकिन कास्टिंग जी जब उन्होंने अनाउंस किया, तो मेरा नाम नहीं था, किसी और एक्टर को कास्ट किया उन्होंने। तो कास्टिंग हो गई, पूरी हो गई। अब तो हम तो, अभी तो हम तो भभके हुए, तलवा गलहर सर पे चढ़ा हुआ है, हमारी कास्टिंग नहीं हुई। हाँ, जी इतने दिन से बैक स्टेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई कमी भी नहीं है, रोल में फिट भी हूँ, रीडिंग भी करवाया। तो मैंने हाथ उठा दिया कि मुझे कुछ बोलना है। अब जो मैं प्रसंग एक्चुअल भूमिका सुना रहा था, असली बात अब जी सुनाने जा रहा हूं। जी मैंने हाथ उठा दी कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, कहिए। मैंने कहा कि मेरी कास्टिंग इस रोल में क्यों नहीं हुई, आप बताइए क्या कमी रह गई। तो हंगल साहब तब तक मुझ पे भड़क गए कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते, इप्टा के डायरेक्टर की कास्टिंग को आप चैलेंज कर रहे हैं।
आपका कोई अधिकार नहीं। मेरा अधिकार है, मेरा घर है, मैं यहां पनप रहा हूं, यहां सीख रहा हूं, मुझे पता तो चले मुझ में क्या कमी है, मैं और सुधारूंगा, मैं आपको बोलने तक नहीं दूंगा। मैंने इस तरह से मेरा एक हंगल साहब के साथ थोड़ा हो गया जी। मैं चला गया, मैं रूठ के चला गया। मैं हंगल साहब को प्रणाम करता हूं, गुरुदेव है हमारे। ये गुरु गुरु लोगों के, गुरु शिष्यों में ये होता रहता है। बिल्कुल। जी जी। मैं कई दिन नहीं आया, मैं कई दिन, नाटक की रिहर्सल शुरू हो गई, मैं कई दिन नहीं आया। रंग मंदिर बांद्रा में, बाल गंधर्व रंग मंदिर जो ओपन एयर थिएटर होता था, उसमें रिहर्सल करते थे। ओपन एयर में स्टेज मिला हुआ था हम लोगों को। अब तो बहुत आलीशान भव्य थिएटर बन गया है, बड़ी अच्छी बात है, सरकार ने बनवाई। और वहां ये चल रहा था और मैं आता नहीं था। उन दिनों मोबाइल तो था नहीं, फोन था नहीं, और मतलब फोन क्या, लैंडलाइन भी नहीं था। लैंडलाइन पूरे बंबई में नहीं था, कहीं कहीं था, वीआईपी लोगों के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ, पैसे वाले लोग। पेजर था आप लोग के समय? नहीं, ना ना ना, वो तो बहुत बाद की बात है भाई। जी, जी, तो ये पीसीओ में मैसेज आता था हम लोगों का। तो 1 रुपया फोन करने का होता था और 1 रुपया मैसेज रिसीव करने का लेता था, और लिख के रखता था, 1 रुपया देना पड़ता था। तो लिंकिंग रोड पे एक लड़का मुझे मिला कि अरे सर कहाँ हैं अखिलेंद्र जी भाई, हंगल साहब आपको ढूंढते हैं। बोले हंगल साहब? अगर रोज आ रहे हैं वो, हंगल साहब रोज आ रहे हैं, रोज आके आप ही को पूछते हैं और बैठ के चले जाते हैं, कि आज भी नहीं आया क्या? नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा हंगल साहब ढूंढ रहे हैं? कहा कि चलिए ना सर। मैं चला गया, मैं गया, मैं बैठा हुआ था रंग मंदिर का जो ओपन एयर थिएटर था, उसके गैलरी में बैठा हुआ था। उधर मंच पे एंट्री लिया उन्होंने और ऐसे देख रहे थे, आइए आइए इधर आइए, कहाँ है आप, इधर आइए इधर आइए, बुलाया। मैंने प्रणाम किया, पैर छुआ, कहा देखिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। क्या बात, क्या ये मानता है हाँ। उनकी? अरे मैं तो रोने लगा। मैंने कहा हंगल सर क्योंकि नहीं है, मैंने आपको डांट दिया सबके सामने, और आपके जाने के बाद बाकी इफ्ता के जितने कमेटी मेंबर थे वो मुझे डांटने लगे, वो सही कह रहा है, उसका हक है। सो कभी कभी डायरेक्टर से ये गलती हो जाती है बेटा। और उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, कहा कि मुझसे भी एक बार गलती हो गई थी। 1955 में मैंने एक नाटक डायरेक्ट किया था, डमरू, और डमरू का नाटक का शो था छबील दास में, दादर में। फोन उस समय था नहीं, नाटक शुरू होने वाला था। जो मेन एक्टर था वो एक्टर आया नहीं, और बहुत पैनिक हो गया कि वो आया नहीं। तो एक बैक स्टेज लड़का करता था, वो सामने आया, हंगल साहब से कहा कि इतराज ना हो तो हंगल साहब ये रोल मैं कर दूं। तो हंगल साहब ने कहा कि चुप रहा, जा उधर बैठो, ये रोल करेंगे, बैक स्टेज करो। वो आ जाएगा लड़का। और तीसरी घंटी जाने वाली थी, सचमुच वो लड़का नहीं आया जो मेन एक्टर था। अब ये हंगल साहब बता रहे हैं, जी, मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ कि वो लड़का कह तो रहा था कहीं कर देगा क्या। इधर आओ, तुम कह रहे थे कर दोगे रोल? जी लाइन से याद है तो हाँ, जाओ तैयार हो। तैयार होके वो लड़का मंच पे गया और उसने वैसा परफॉर्मेंस किया कि जो ओरिजिनल एक्टर था वो नहीं किया था वैसा। और उस एक्टर का नाम था संजीव कुमार। हाँ, वाह वाह वाह, क्या आपने बताया। तो कह रहे थे कि बेटा आप चिंता मत कीजिए, बैक स्टेज इस तरह का एक्टर बनाता है, आप भी बहुत बड़े बनेंगे, मेरा आशीर्वाद है। ये हंगल साहब का ही आशीर्वाद है कि उसके बाद हम जो लगे हैं और उसके बाद चीजें शुरू हुई हैं। तो बैक स्टेज का प्रोडक्ट हूं मैं एज एन एक्टर। जो भी आज मुझे दुनिया देख रही है, मैं कर रहा हूं, जो मेरे प्रयोग हैं, जो एक से एक प्रयोग करता हूं अलग अलग रोल में, जो मेरी अनुभूति, मेरा अनुभव है, बैक स्टेज की देन है जी। या अभिनय को लेकर जो भी मैंने शोध किया है नए एक्टरों को देने के लिए, अपनी नई पीढ़ी को बांटने के लिए, वो सब बैक स्टेज की देन है। वहां से मैंने खेती की है, उपजाया है। ला भाई, 1 क्विंटल धान, 2 क्विंटल धान, 4 किलो 5 किलो पसेरी लेते 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 लेते
है, अरहर है, गेहूं है, जवार है, बाजरा है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, जौन हो गई, मड़ुआ है, मकई है, सबका खेती कर लिया हमने बैक स्टेज से। और उसका प्रयोग हमने सिलसिलेवार नाटक में हम करते गए, और ये हमारा थिएटर का सिलसिला चलता रहा, आज भी चल रहा है। हमने थिएटर जी नहीं छोड़ा है, अपना काम करते हैं, अपना जो भी प्ले है पुराना हम करते हैं। जी। जी, ये तो बताइए। सर, जी, तो आपको फिल्मों और सीरियल में पहला ब्रेक कब और कैसे मिला? मतलब नाटक करते करते आप स्ट्रगल भी करते थे फिल्मों और सीरियल के लिए, कि कैसे आपको ऑफर मिला? नहीं, मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया। मैंने हमारा क्योंकि मैं नाटक में था, मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, क्योंकि अमिताभ बच्चन का हैंगओवर मेरी पीढ़ी पे बहुत ज्यादा था। उनकी जी फिल्में देखते हुए हम बड़े हुए थे। जी तो मेरे पीछे की पीढ़ी, मेरे आगे की पीढ़ी और मेरे पीढ़ी अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के बड़े हुए थे, तो बहुत बड़ा एक ये था। तो एक लक्ष्य था कि ऐसा एक्टर बनूं कि जब फिल्मों में मौका मिले और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिले, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर मैं रोल करूं और क्या? डायलॉग बोलूं, और वो सोचे कि एक्टर कहां का है, कहां से तैयार हुआ है। और ऐसा हुआ भी। एक अजनबी फिल्म में जब बच्चन साहब के साथ मैं शॉट दे रहा था, तो मेरा पहला लाइन ही उनके साथ था, कौन है तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये डायलॉग था। वो कहते हैं मैं तुमको जानता हूं, अच्छी तरह क्या? जानता हूं। तो ये इसलिए कहते हैं बचपन से जो भी सोचो अच्छा सोचो, क्योंकि एक दिन वो फलीभूत होता है। हर नई पीढ़ी के बच्चे को मैं यही बोलता हूं कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा फलीभूत होगा, क्योंकि एक न एक दिन हो ही जाता है। गजेंद्र भाई को प्रणाम, गजेंद्र भाई को प्रणाम। वो एक न बहुत एक दिन हो जी ही जाता है। जी, जी कुछ कह रहे जी। हैं? गजेंद्र सर लिख रहे हैं कि अखिलेंद्र भाई इंसान तो बहुत अच्छे ही हैं, एक्टर भी बहुत धमाल के हैं। अरे गजेंद्र भाई की बड़प्पन है, खुद बहुत अच्छे हैं इसलिए तारीफ करते हैं। जी और तो ये जो सारी चीजें थी, जी इसलिए कहता हूं कि अच्छी बात सोचो, अच्छा सोचो, फलीभूत होगा, और वो फलीभूत होता है। तो मैं एज एन एक्टर तैयार हो रहा था थिएटर में, मैं अपने आप को खोज रहा था एज एन एक्टर, अपना प्रयोग किए जा रहा था। उसी में थिएटर वालों की कास्टिंग, कबीर सीरियल में अनिल चौधरी बना रहे हैं, वहां चले गए, सब थिएटर वाले चले गए। जी बीच में मैंने एकजुट के साथ भी 5-6 प्ले किए, नादरा बब्बर जी के साथ, जी तो वो भी पूरा एक गैंग था। उड़ान सीरियल में एक रोल मिल गया। ये छोटे छोटे अप्रेंटिस रोल की तरह कि होता क्या है टेलीविजन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया श्याम बेनेगल जी के, उसमें 5-6 अलग अलग पीरियड में अलग अलग रोल्स किए। तो ये मेरे लिए अलग अलग रोल्स करना, अलग अलग पीरियड में अलग अलग कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो ये एक मेरे लिए अप्रेंटिसशिप था एज एन एक्टर। एक फिल्म मिल गई तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसमें एक सीन सुरेश ओबराय, अमरीश पुरी जी थे। एक फिल्म मिल गई मुझे धारावी, नेशनल अवार्डेड फिल्म, सुधीर मिश्रा की। उसमें 3 विलन थे, उसमें छोटा भाई मैं था धारावी के। जी और राधा का संगम एक गोविंदा की फिल्म थी कीर्ति कुमार की, उसमें भी मैं हूं, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कहां हूं। ऐसी तरह मैं आजाद हूं, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म थी, सारे थिएटर के लोग थे। 3 गैंग था, विद्यार्थियों का गैंग, एक मजदूरों का ग्रुप और एक किसानों का ग्रुप। मैं किसान ग्रुप में था, और सारे थिएटर के दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक के बुलाए गए थे, और एक आर्टिस्टिक फिल्म बन रही थी। लेकिन अब उसमें भी मैं कहां हूं मालूम नहीं मुझे। तो इस तरह का एक अनुभव रहा। ये सब फिल्में मैं वर्कशॉप की तरह किया कि सिनेमा का भी एक वर्कशॉप लिया जाए। तो ये वर्कशॉप जी हुआ। फिर एक बेदर्दी फिल्म आई कृष्णकांत पंड्या की, अजय देवगन के साथ, उसमें भी जी मैंने एक रोल किया। और फिर फाइनली एक सीरियल आया कैर, सत्यू साहब का। और ये सब खत्म होने के बाद फाइनली चंद्रकांता जो है वो आके मुझे लॉन्च ही कर दिया निर्जा जी ने। जी। सर, मुझे याद है कि आपके द्वारा अभिनीत क्रूर सिंह का कैरेक्टर 3 पीढ़ियों में फेमस है। मुझे याद है कि मैं भी जब बचपन में बहुत छोटा रहा होगा और आपका चंद्रकांता क्रूर सिंह देखता था, मैं देखता था, मेरे पिताजी देखते थे, अब मेरा बेटा भी देखता है, तो बहुत एंजॉय करते, बहुत मजा लेते। सर, आप 3 वीडियो तक हिट थे, और आपने क्रूर सिंह का जो यक्कू
का आपने कैसे, आपके जो तकिया कलाम इतना हिट हो जाते हैं, कुछ उस राज के बारे में बताइए। देखिए भाई, ये जब रोल मिला था तो ये 10 एपिसोड का रोल था, 10 से 12 एपिसोड का। और इसका मुझे 4 एपिसोड दिया गया था। डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, प्रणाम करता हूं उनको, और कमलेश्वर जी को भी प्रणाम करता हूं। ये लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे, और उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट मुझे मिली, और मैं पढ़ रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था रोल का, क्योंकि शूटिंग का शेड्यूल शुरू होने वाला था। तो हर एक्टर जब स्क्रिप्ट पढ़ता है तो विजुअलाइज करता है अपने आप को, अपनी एंट्री को, अपनी एग्जिट को, अपने बोलने के अंदाज को, अपने जेस्चर्स को। तो वो, चूंकि मैंने उस कैरेक्टर को बहुत ही स्टाइलाइज डिजाइन किया था कि ऐसा रहेगा, चूंकि वो कपड़े और वो गेटअप और ना वो और आईब्रो, वो सब कुछ बहुत बड़ा था, भारी जी था जी। वो। तो उसमें हाँ, उसमें रियलिस्टिक एक्टिंग चल नहीं सकता था, स्टाइलाइज ही चल सकता था, हर चीज लाउड ही चल सकता था, क्योंकि देखने में लाउड, ऊपर से नाम था क्रूर सिंह। कोई माँ जी बाप अपने बच्चे का नाम क्रूर सिंह रखता नहीं है, उसका नाम था क्रूर सिंह। तो हमने उस तरह से नाम के साथ ही कैरेक्टराइजेशन मेरा शुरू हो गया था। तो जब मैं पढ़ रहा था तो हर सीन पढ़ते जाऊं तो हर बार एक साउंड आए, यक, एंट्री पे और एग्जिट पे, या जब गुस्से में हो रहा हूं तो 3 4 5 सीन पढ़ गया। मैंने कहा ये हर जगह आ रहा है, ये। फिर मैं पीछे गया, और जहां जहां आया वहां वहां मैंने नोट कर लिया। फिर मैं वो डायलॉग उस ध्वनि के साथ, उस साउंड के साथ बोलना प्रैक्टिस किया, और मैंने कहा कि इस ध्वनि को क्यों नहीं हम तकिया कलाम बनाएं। क्या। क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि भारतीय सिनेमा में या तो शब्द को या तो वाक्य को तकिया कलाम बनाया गया था। उसके पहले बिल्कुल ध्वनि को कभी भी उस तरह से। और मैंने तय कर लिया था कि मैं 9 रस में प्रयोग करूंगा, जो 8 मेन रस हैं उस पर तो करूंगा ही करूंगा, 9वां शांत रस है, तो 8 रस में मैं करूंगा, 9 रस में मैं करूंगा। और मैं एक कुछ अलग कुछ करना चाहता हूं, अलग प्रयोग। मैंने नीरजा जी को जब ये बताया, वो हंसने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि यक का मतलब क्या है मालूम है? मैंने कहा नहीं, काज बहुत खराब होता है, तो क्या रखिएगा, इसको रखना है। मैंने कहा मैं करके बताता हूँ, आप देखिए फ्लोर पे कैमरे के सामने, आप कहिएगा तो रखेंगे, नहीं रखेंगे। मैं जब किया तो हंसने लगी, कहा ठीक है रखिए। और वो धीरे 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 वो बहुत हिट हो गया, और पहले तो सेट पे ही हिट हो गया शूटिंग के दौरान। और वो, मैं जब घुसता था सेट पे तैयार होके शूटिंग के लिए, तो मुझे याद है 2 नंबर फ्लोर फिल्म सिटी में, मैं जब सेट पे घुसता था तो तरापे के ऊपर जो लाइटमैन थे, जो लाइट चढ़ाते हैं और ऊपर रहते हैं ऑफ ऑन करने के लिए, उनकी ध्वनि आती थी मेरे पैर के कदमों की तरह। जैसे मैं पैर रखता था, चलता जाता था, उनका एक साथ कोरस में आता था, यक यक यक। हाँ, इस तरह का कुछ पकड़ा हुआ था उस सेट पे भी। और जब टेलीकास्ट शुरू हुआ तो लोगों को बहुत पसंद आया, और चूंकि बच्चों को बहुत पसंद आया, बच्चों को कहने में अच्छा है, तो बच्चों ने उस यक को यक्कू बना दिया। वो यक्कू यक्कू हो गया, वो यक्कू यक्कू हो गया। वो फिर वो गब्बर सिंह से कंपैरिजन हो गया कि गब्बर सिंह की तरह पॉपुलर हो गया, और ये हो गया। खैर, ये था। फिर वो 10 एपिसोड 100 एपिसोड कब हो गए मालूम नहीं। जी 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 सर, सारे अभिनेता अपने नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आप ऐसे विलेन हैं कि आपके पात्रों के तकिया कलाम से जाने जाते हैं। चाहे यक्कू हुआ, फिर उसके बारे में फिर सरफरोश का मिर्ची सेठ बहुत हिट हुआ, हम लोग ने देखा, मतलब एक अलग, आपने एक अलग तरीके से वो कैरेक्टर निभाया मिर्ची सेठ का। फिर वीरगति का एक्का सेठ हुआ, लगान का अर्जन हुआ, गंगा जल का डीएसपी, कितना बेहतरीन आपने रोल किया, भगत सिंह का चंद्रशेखर जी, और रेड्डी का अमर चौधरी। आपने इतना कुछ किया, और तकिया कलाम हर का हिट हुआ, तो उसके लिए विशेष आप कुछ करते हैं? जैसे आपने बोला कि एक मैंने जोड़ के डायरेक्टर को बताया ऐसा ऐसा करना है, तो वो कैसे आप क्रिएट करते हैं? नहीं, हर रोल में तकिया कलाम नहीं था। गंगा जल में था, ये तो साला होना ही था। हाँ, ये साला होना था, बिल्कुल। ये भी बड़ा पॉपुलर हो गया। जी 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 जी। इत्तेफाक देखिए कि ये भी बहुत पॉपुलर हो गया, ये तो साला होना ही था।
तो बड़ा अच्छा लगता है जब एक एक्टर कुछ अच्छा प्रयोग करता है जी और वो प्रयोग सफल हो जाता है। मैंने कोशिश की कि जो भी चरित्र मुझे मिले उन चरित्र में कुछ अलग प्रयोग करूं, अलग आयाम दूं एज एन एक्टर। नहीं तो मुझे क्यों कास्ट करेगा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बिल्कुल क्यों बिल्कुल। साइन करेगा। इसलिए जब तक मैं कुछ अलग नहीं करूं, जब तक कुछ जी कमाल ना हो, जब तक मेरा इनपुट कुछ कमाल ना हो एज एन एक्टर, जब तक मैं उससे खेल ना जाऊं। जी और वही कारण था कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स मुझे मिलते चले गए, मैं अलग अलग प्रयोग करता चला गया। कई कैरेक्टर्स को तो मैंने बदल दिया, जैसे रोल लिखा गया है और सुनाया गया कि ऐसे ऐसे है, और मैंने कहा कि सर इसको ऐसे करें तो, अरे यार अच्छा ऐसे करो। तो कई बार, खैर मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे भी हुआ है। जी 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 तो जी तो अब जैसे बॉडी लैंग्वेज है गंगा जल का, अब वो बॉडी लैंग्वेज जब हमने क्रिएट किया, अब चूंकि 8 लोग इंक्लूडिंग अजय देवगन सब पुलिस की वर्दी में है, अब हम भी वर्दी में पुलिस की, अब 8 लोग अगर एक साथ स्क्रीन पे खड़े हों तो पता ही नहीं चलेगा कौन कौन खड़ा है। अजय जी देवगन चूंकि बीच में है तो पता चल जाएगा वह हीरो है। तो जी लेकिन बाकी मुकेश तिवारी, चेतन पंडित, दयाशंकर पांडे, अनूप सोनी, मैं, अब ये सब के सब लाइन से खड़े हैं। मैंने कहा ये तो कांड करना पड़ेगा यार, ये तो बड़ा गड़बड़ है। कुछ अब करना पड़ेगा, यहां दिमाग लगाना। यहां एक्टर की जो प्रतिभा है वो काम आती है, यहां एक्टर को काम करना पड़ता है कि अब क्या करें। तो वहां हमने वो बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा का प्रयोग किया, न कि वाचिक भाषा, शारीरिक भाषा, जिसको बॉडी लैंग्वेज आजकल बड़ा मार्केट में बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं लोग, 3-3 महीने जी का जी जी ट्रेनिंग चलता है बिल्कुल। ना। हाँ आइए बिल्कुल सीखिए, बॉडी लैंग्वेज का टेक्निक सीखिए, पता नहीं जी कौन सा जी टेक्निक है। जी तो जी जी वो हमने एक क्रिएट किया और मैंने प्रकाश जी को दिखाया। प्रकाश झा जी ने अप्रूव किया कि हाँ रखो, क्योंकि मैंने जो भी रोल किया वो विद इन द पैरामीटर गिवन बाय माय डायरेक्टर, माय राइटर, उस दायरे को हमने जंप नहीं किया। जी नेवर जंप द पैरामीटर, नेवर, उस पैरामीटर को जंप ही नहीं किया, उसी दायरे में रहकर उस कैरेक्टर को किया। हाँ, अपनी तरफ से क्या क्या हो सकता है वो हम करते गए, वो प्रयोग किया। और हर प्रयोग भोले बाबा की कृपा है, हमारे मां भगवती आदि शक्ति की कृपा है, अनुकंपा असीम, कि हर प्रयोग कमाल होता चला गया और कमाल। लोगों को पसंद आया। मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा और प्रणाम करूंगा आपके इस डिजिटल माध्यम से कि उन्होंने सराहा और पसंद किया मेरे हर चरित्र को, हर प्रयोग को। जी जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि आज हमें सर की बातें सुननी, उनका अनुभव हमको जानना तो है। 2-4 पढ़ तो दिया प्लीज कीजिए बीच बीच में, बीच बीच में 2-4 पढ़ दीजिए। ठीक है, पढ़ और देते हैं। हाँ, अनिल गोयल जी बोलते हैं कि वंडरफुल एक्टिंग। संदीप सैनी बोलते हैं वेरी नाइस। संतोष धन्यवाद रस्तोगी जी, धन्यवाद। जी पीके हिंदुस्तानी जी नमस्कार कर रहे हैं आपको। विजय गुप्ता जी अरे नमस्कार कर हिंदुस्तानी रहे जी हैं। नमस्कार, विजय जी नमस्कार, गोयल जी और नमस्कार, संतोष रस्तोगी जी नमस्कार कर रहे हैं। संतोष जी नमस्कार, प्रवीण गौर जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। केजी त्रिवेदी जी जय हो कर रहे हैं। प्रवीण जी नमस्कार, त्रिवेदी जी जय हो जय हो। विक्रम कुशेष्टा जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार नमस्कार विक्रम जी। काजल चौधरी जी आपको नमस्कार कर रही हैं। काजल जी राहुल नमस्कार, राहुल तिवारी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। राहुल जी नमस्कार, अनुराग के शुक्ला जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार भाई अनुराग। विक्रम जी आपको कर रहे हैं नमस्कार। गजेंद्र सर का तो हमने पढ़ ही दिया। नमस्कार 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 विक्रम जी। तो सर हम नेक्स्ट में चलते हैं कि क्या जी कारण है कि आप हर विषय को आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो और अध्यात्म, तीनों विधाओं में अपना लोहा मनवा चुके हैं। आपको तीनों के प्रति क्या नजरिया है? आप तीनों को किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं इस सृष्टि में जो कुछ भी है जी उसको मैं अध्यात्म की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि सृष्टि का मूल जो है वो अध्यात्म है। जी मनुष्य भी आध्यात्मिक ही है, जन्म से मनुष्य का मूल भी अध्यात्म ही है।
थिएटर एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये मेरा अध्याय है। मैं जो तैयार कर रहा हूं चीजें एक्टर के लिए, ये एक अध्याय है कि थिएटर और सिनेमा एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक्टर एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, और एक्टिंग आध्यात्मिक साधना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ भी अध्यात्म के बगैर नहीं है। लोग कितना भी बकबक बकबक कर ले, अपने मन से शब्द गढ़ ले, मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो इस पर विश्वास ही नहीं करता। जो सांसें चल रही हैं उसका कमान कहां है पता है? वो कब कमान खिंच जाए पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सत्य बात। बिल्कुल। और कमाल ये है कि अध्यात्म को लोग धर्म से जोड़ देते हैं। अरे अध्यात्म धर्म नहीं है भाई। पहले तो जिसको धर्म समझते हो वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, संप्रदाय है। संप्रदाय को धर्म बना दिए, अब अध्यात्म को भी धर्म ही समझते हो तुम लोग। भारती जी नमस्कार। हैं जी। आध्यात्मिक बात करो तो लोग कहेगा अरे यार बड़ा भक्त जैसी बात कर रहे हो। अब ये मानसिकता है आजकल, ये नया नया शब्द गढ़ रहे हैं लोग, इस मानसिकता से चल रहे हैं। बताइए मनुष्य कहां ग्रोथ करेगा? वहीं रुका हुआ है। बिल्कुल। कि मनुष्य की बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है। महर्षि अरविंद कहते हैं, मैंने अपनी कविता में भी डाली है बात जी। महर्षि अरविंद कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पे है, अब इस्तेमाल मत करो। अब अगर इस्तेमाल करोगे तो विध्वंस होगा। अब उसके आगे जाना पड़ेगा। उसके आगे है चेतना। जी जी। इसमें शेर भी है, मोहम्मद इकबाल का एक शेर है जी, जो महर्षि अरविंद ने कहा है कि निकल ले अक्ल से आगे, निकल ले अक्ल से आगे, ये चिरागे राह है मंजिल नहीं। वही महर्षि अरविंद ने कहा है। महर्षि अरविंद ने पहले कहा है, इकबाल साहब ने बाद में कहा है, लेकिन कहा है कि चेतना अक्ल के आगे, दिमाग अब बुद्धि का प्रयोग मत कर, आगे बढ़, बुद्धि से आगे निकल, आगे चेतना है। बिल्कुल। चेतना का प्रयोग कर, बुद्धि का प्रयोग करेगा तो विध्वंस होगा। तो वही है, अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे लोग। अध्यात्म समाज से कट गया है। जी जी। अध्यात्म है ही नहीं। ये जितने रोग आए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, झुमका फुमका, पता नहीं, ये हवाई जहाज से भर के थोड़े आया है पश्चिम से, वो यही हमने पैदा किया है। बिल्कुल सत्य। क्योंकि मैकाले का शिक्षा प्रणाली लेके घूम रहे हैं हम। रटो, जो जितना बेस्ट रट ले इतना बेस्ट स्टूडेंट। रट के 99% ले आए, शाबाशी हो रही, शाबाश बेटा 99 ले आया, खूब रट लिया है। जीवन के बारे में पूछिए, जीवन जीने की कला के बारे में पूछिए, मालूम ही नहीं है। जी। बड़ों के आदर के बारे में, सम्मान के बारे में पूछिए, मालूम ही नहीं है। समाज के प्रति दायित्व के बारे में पूछिए, जिम्मेदारी के बारे में पूछिए, पता ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, एक चीज है नई पीढ़ी में, उसको अधिकार अपना पता है कि मुझे तो अभिव्यक्ति की आजादी है। ये पता नहीं है। अच्छा, उसके आगे पता नहीं है कि वैसी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है जो किसी को ठेस पहुंचाए, किसी की भावनाओं को टच करे। जी। वो पता नहीं है। सिर्फ ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी, मैं बोलूंगा लोकतंत्र में आजादी है, वो पता है। दायित्व क्या है पता नहीं है, संस्कार क्या है, बड़ों का सम्मान क्या है पता नहीं है, सिर्फ वही पता है। जीवन जीने की कला क्या है पता नहीं है। रटो, एजुकेशन सिस्टम वैसा है भाई। ये पढ़ लोगे तो 50,000 रुपया का महीना, ये पढ़ लोगे 1,00,000 रुपया का महीना, ये पढ़ लोगे 1,50,000 रुपया का महीना। बच्चों को सिखा रहे हैं, खुद बच्चों को कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, फलना का लड़का कितना आगे निकल गया, तुम कहां पढ़े भूसकौल है। अरे चटकन खींच के पढ़ो, ऐसे ही रहोगे क्या?
अब कंपेयर कर रहे हैं फलना के लड़के से, वो बड़ा कुंठित हो रहा है बच्चा, वो निकल गया, मैं क्या करूं यार, मेरी क्या गलती, परेशान वो है, निकल अपने गया, आप हीन भावना क्रिएट हो रहा है उसके हीन मन भावना में। ग्रसित हो गया। उसका अपना जो प्रकृति प्रदत्त, जो अपनी भावना थी, जो वास्तविक, जो ओरिजिनल, वो मर गई। कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है भाई, कौना बात का कंपटीशन, किससे कंपटीशन? क्या एक वृक्ष के दो पत्ते कंपटीशन करते हैं? एक वृक्ष के दो पत्ते एक जैसे नहीं हो सकते, तो दो मनुष्य जैसा कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली से सारे महापुरुषों को हटा दिया गया, सारे आध्यात्मिक महापुरुषों को हटा दिया गया, पर कोई सीखने की, कोई जीवन जीने की कला पता ही नहीं है जब तक महापुरुष को नहीं पढ़ेंगे। महर्षि अरविंद को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? महर्षि अरविंद को पढ़ाया जाए, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? विवेकानंद को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? पूरा डिटेल पढ़ाइए। आपका आईएएस और आईपीएस में रामायण महाभारत और गीता क्यों नहीं है सब्जेक्ट में? एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना चाहिए। मालूम है पूरे विश्व को, पश्चिम के देश एडॉप्ट कर रहे हैं आपकी संस्कृति को। आपको पता होना चाहिए कि आपकी, ये कौन बोल रहा है? मान्यता नहीं देता कॉलेज। कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ, कोई बोल रहा है। अरे साइलेंस रहो। हाँ हाँ, समझे? ठीक सर, जी जी। तो पश्चिम के लोग हमारी चीजों को, हमारे धरोहर को एडॉप्ट कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, रामायण और महाभारत का पाठ कर रहे हैं, राम के चरित्र पर शोध चल रहा है। हमारे यहां इन चीजों पर राजनीति हो रही है। जीवन जीने की कला कहां से आएगी विद्यार्थियों में, बच्चों में, नई पीढ़ियों में? आत्मबल कहां से मिलेगा? आत्मशक्ति कहां से मिलेगा? आत्मविश्वास कहां से बढ़ेगा? गुरुकुल के परंपरा में जब विद्यार्थी 6 साल या 12 साल के लिए गुरुकुल में जाता था, तो संपूर्ण व्यक्तित्व के निखार के साथ बाहर समाज में निकलता था। हर स्किल का डेवलपमेंट था उसका। समाज को जो चाहिए वो बच्चा आके देता था। अब मैकेले आ गए और वही शिक्षा प्रणाली को आज तक घस रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है। चलिए, दुर्भाग्य है, सही बात है कि हम लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। भाषा की वही हालत है, भाषा की वही हालत है जी। बच्चा बताइए, हम लोग जाते थे बच्चा क्लास में, 4 साल के हो गए, छोटका ठीक है, बच्चा क्लास में डाली ना, अदना 5 साल में डलाई। हाँ, 5 साल में डला रहा है, तू जाके कहा क ख ग अंग क कर का, कऊ कर कू, का कू, कई कर की, ककारा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है भाई? क्योंकि हमारी भाषा प्रकृति ने शरीर के हिसाब से बनाई गई है। कबर कंठ से, क ख ग घ, चबर्ग च छ ज झ, तालु से, त ठ ड ढ मूर्धा से, क्या बात, त थ द ध दंत से, प फ ब भ होश से, हर चीज का साइंटिफिक विज्ञान है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, बताइए कहां है? कहीं नहीं। 33 वर्ण वाला है हिंदी में, देवनागरी में 33 वर्ण वाला है। क्यों 34 और 35 क्यों नहीं, या 32 और 31 क्यों नहीं? 33 इसलिए कि मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टब्रा है, 33 जोड़ है, और हर वर्ण का एक एक जोड़ से संबंध है। एक एक उच्चारण के साथ एक द्रव्य का स्त्राव होता है, एक लिक्विड सिक्रिट होती है, और वो जोड़ पुष्ट होता है।
चलिए जाने दीजिए, भाषा पे अलग एक। जी 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 जी। सर नेक्स्ट हम आते हैं कि आपने थिएटर, फिल्म और टेलीविजन में अभिनय किया। तीनों के अभिनय में आपको क्या अंतर लगता है और सबसे मजा किस में आता है आपको करने में? देखिए, अभिनय तो अभिनय है, और जो अभिनेता है और रियल अभिनेता है उसको तो मजा हर विधा में आता है। वो तो अपना वही अभिनय करता है। जी। थिएटर जो है वन शॉट चल रहा है, नो रीटेक, फिक्स फ्रेम, कोई क्लोजअप नहीं, एकदम लॉन्ग शॉट में चल रहा है। जो डायलॉग बोल रहा है दर्शक का ध्यान वहां चला गया, दर्शक ही कैमरा है। जो डायलॉग बोल रहा है, जहां एक्शन चल रहा है वहीं पे दर्शक देख रहा है जी। और कोई रीटेक नहीं है। परफॉर्मेंस खत्म हुआ, वहीं रिएक्शन मिल जाता है, तालियां बज जाती हैं। एक्टर जब परफॉर्म करता है ना, तो उसके हर लाइन पे, हर पंच पे क्या रिएक्शन होगा वो उसी समय मिल जाता है। जब कैरेक्टर एंट्री लेता है, कैरेक्टर को देखता है दर्शक, तो उसको देखने के बाद उसके आहार से, आहार ये है कपड़ा, 4 अभिनय है, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार। आहार ये कपड़ा है, वेशभूषा, दाढ़ी, मूछ, ये गेटअप। आहार से उसको ज्ञान होता है कि कुछ इस तरह का कैरेक्टर है, उसको विभाव कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विभाव कहा है। और जब वो कैरेक्टर अभिनय करना शुरू करता है तो दर्शक को अनुभूति होती है कि अच्छा अच्छा ये कैरेक्टर है, ओ इसको अनुभाव कहा गया है नाट्य शास्त्र में। जब एक्टर आंगिक शुरू करता है अभिनय, बोलने लगता है, वाचिक अभिनय शुरू करता है, एकाग्रचित होके सात्विक अभिनय करता है, तो उससे भाव प्रकट होते हैं। कौन सा भाव? चरित्र का जो अस्थाई भाव है। हर मनुष्य का एक अस्थाई भाव है, वैसे ही हर चरित्र जो एक्टर निभाता है उसका एक अस्थाई भाव है। हर अन्न का एक अस्थाई स्वाद है, हर फ्रूट्स का अस्थाई स्वाद है, हर सब्जी का अस्थाई स्वाद है। बिल्कुल। वो स्वाद प्रकट होता है जब बनाते हैं, तो वो बात अलग है बनाते कैसे हैं, किस अनुपात में क्या क्या डाला आपने, किस आंच पे पकाया, आंच की ताप क्या होनी चाहिए, कितना पानी डालना था, कितना देर ढकना था, कितना देर खुला रखना था, कब कब चलाना था, हल्दी कितना, नमक कितना, माहूर तो नहीं हो गया, कितना गरम मसाला, कितना धनिया पाउडर है, कितना जीरा, कितना मंगरेल, कितना काली मिर्च। ठीक वैसे ही एक्टर का कांड है। बिल्कुल। कि जैसे ये अभिनय शुरू होता है, संचारी भाव आ जाते हैं, भावों का संचार होने लगता है, अस्थाई भाव प्रकट होता है। अस्थाई भाव प्रकट होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। जब रस की निष्पत्ति होती है तो सबसे पहले एक्टर उसका आस्वादन करता है, वो रस दर्शकों तक पहुंचता है और दर्शक उसका रसास्वादन करते हैं। दर्शकों को मजा आ रहा होता, क्या कर रहा है, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, अद्भुत, क्या कर रहा है यार, क्या अभिनय यार, लग ही नहीं रहा अभिनय कर रहा हो, और उसके हाथ उठ जाते हैं तालियां बजाने के लिए। इमीडिएट रिएक्शन थिएटर में। सिनेमा में फिक्स फ्रेम, लॉन्ग चाहिए, क्लोजअप चाहिए, कितना क्लोजअप चाहिए, हिला मत, क्लोज है, टाइट है, हिल गए गए, रीटेक, कट यार, उतना ही में आपको सारे रस दे देने हैं, सारे भाव, सारी कुछ दे दी, टाइट लगा हुआ है जी। अब इसके लिए थिएटर तैयार करता है आपको, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल। अब डायलॉग बोलने वाले तो बहुत एक्टर हैं, डायलॉग वाले बोल के निकल जाते हैं, आजकल तो सब वही सिखाते हैं, 3-3 महीने का कोर्स करवा के। हाँ, जिसको डायलॉग रट रटा के बोलना है उसके लिए ये बातें नहीं बता रहा हूं। जिसको सचमुच चरित्र करना है और चरित्र को जीना है, एक उसकी यात्रा करनी है,
बेस्ट एक्टर बनना है, कमाल एक्टर बनना है, आउटस्टैंडिंग एक्टर बनना है, सर्वश्रेष्ठ, उसके लिए बता रहा हूं। क्योंकि जब उस तरह के एक्टर बनेंगे और जब काम करेंगे तो खुद संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि के पीछे भागिए, सफलता के पीछे नहीं। समस्या है कि सफलता के पीछे भागने लगते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे तो संतुष्ट व्यक्ति के पीछे पीछे सफलता आती है। सफलता कहती है, अरे कहां जा रहे हो, मैं यहां हूं, रुको ना, मैं तुम्हारे लिए हूं। संतुष्टि सफलता देती है, सफलता संतुष्टि नहीं देती, संतुष्टि को मार देती है। संतुष्ट होकर सफल होइए तो जीवन कमाल होगा। क्या बात। सर एक प्रश्न आया है, जी जी। सतीश जी बोलते हैं कि आप अपने आप को इप्टा के विचारक मानते हैं या इप्टा के अभिनेता? मुझे फर्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में फर्क क्या है बताइए? सतीश जी का ये प्रश्न था, और भी कुछ कोई पूछना चाहता था? एक्टर से बड़ा कोई विचारक नहीं होता। जी। एक्टर से बड़ा कोई विचारक नहीं होता। एक्टर परिस्थिति पे प्रतिक्रिया देता है। हमेशा एक्टर वर्तमान में जीता है। एक्टर मेक बिलीव करवाता है, जो नहीं है वो भी मनवा देता है। एक्टर दो यथार्थों को मिलवाता है। जी। एक्टर के पास तो नए नए विचार आते रहते हैं, नए नए रोल के साथ नए नए विचार आते हैं। मैं जब चंद्रशेखर आजाद कर रहा था तो उस विचार में था, और जब मिर्ची सेठ एक गद्दार का रोल कर रहा था सरफरोश में तो उस विचार में था। क्रूर सिंह कर रहा था तो उस फंटेसी के विचार में था। इक्का सेठ कर रहा था तो वो विलन के विचार में था। लगान का अर्जुन रोहाल कर रहा था तो अंग्रेजों के से सताए हुए उस ग्रामीण किसान के विचार में था। अलग अलग चरित्र का अलग अलग विचार एक्टर जीता है। एक्टर के पास तो बहुत सारे विचार हैं। जी जी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं सर हम कि आपने जिस चरित्र को पर्दे पर किया है उसे देखने के बाद मानो ऐसा लगता है कि वो चरित्र जीवंत हो गया है। उस चरित्र को निभाने के लिए आप कौन कौन सी तैयारी करते हैं और कैसे? वही तो मैं बता रहा था। विभाव, अनुभाव, भाव, संचारी भाव, सात्विक भाव और रस की निष्पत्ति, वही तो बता रहा था मैं। जी। वही तैयारी है। बिल्कुल। आप एक एक्टर को अपनी आवाज पे काम करनी चाहिए। एक्टर के लिए सबसे बड़ा हथियार उसकी आवाज है, पहली शर्त। दूसरी शर्त उसकी आंखें हैं। तीसरी शर्त उसका शरीर है। एक एक्टर को पूरा शरीर जानना चाहिए कि पूरा शरीर काम कैसे करता है। एक एक्टर को पूरा मन जानना चाहिए, मन कैसे काम करता है, मन कितने होते हैं। और एक एक्टर को श्वास जानना चाहिए कि श्वास कैसे लेते हैं। इस सृष्टि में सब कोई श्वास लेता है, क्या श्वास लेना जानता है? क्या श्वास लेना जानता है? नहीं। जिस श्वास को लेते हैं उस श्वास को स्थूल श्वास कहते हैं। उससे कुछ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचता है, कुछ क्यूबिक सेंटीमीटर, और वही ऑक्सीजन रक्त में घुल के पूरी धमनियों में घूमता है और वापस फिर बाई नालंदी से हृदय के जाता है और दाई से आके फिर वापस सारे जितने भी विषाक्त तत्व हैं धमनियों से बहाते हुए ले आता है, लाके फेफड़े में वापस कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ देता है। तब तक दूसरी श्वास आ जाती है। ये प्रक्रिया निरंतर चल रहा है, लेकिन स्थूल श्वास के साथ। जी। एक्टर को श्वास के बारे में बहुत जानना जरूरी है। श्वास कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे लिए जाते हैं, कैसे कैसे इस पर कार्य करना चाहिए। स्थूल श्वास के बाद सूक्ष्म श्वास क्या है, सूक्ष्म श्वास का प्रभाव क्या है। अब सूक्ष्म श्वास जो लेते हैं वो पूरा लेते हैं, लंबी और गहरी।
क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कहते हैं नाड़ियां कहाँ है भाई, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों और मनीषियों ने उन नाड़ियों को देखा है, उसका शोध किया है, वेद और उपनिषद में अंकित है। ये सूक्ष्म श्वास, गहरी और लंबी श्वास उन 72,000 नाड़ियों को जैसे स्थूल श्वास ऑक्सीजन देता है, ये प्राण शक्ति देता है इन नाड़ियों को। आपके 5 शरीर हैं। स्थूल शरीर जिसका स्थूल श्वास है, उसके बाद प्राण शरीर जहां प्राण रहता है, वही प्राण शक्ति से प्राण शरीर, ये सब सूक्ष्म है। उसके बाद मन शरीर जहां मन रहता है, उसके बाद ज्ञान शरीर, कारण शरीर जहां ज्ञान रहता है, और उसके आगे तो खैर आनंद, सच्चित आनंद शरीर, वो तो खैर संत सिद्ध ऋषि मुनि के लिए है। और ये सारे सूक्ष्म शरीर स्थूल आंखों से, स्थूल यंत्रों से या मेडिकल यंत्रों से नहीं देखा जा सकता। अब यही चीजें हमारे यहां अब कुछ लोग चाहते हैं लुप्त हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं लुप्त करने की कोशिश में है, और कुछ लोग तो मतलब चाहते हैं जाने दे यार, लुप्त हो जाए। लेकिन वो इतने समझदार है पश्चिम के, वो हमारी चीजों को अपना रहे हैं, पकड़ रहे हैं, यहां तक कि पेटेंट भी करवा लेते हैं। भाई हम बोलने वाले ही नहीं है, हमारे यहाँ सब रिसर्च पड़ा हुआ है, वेद में सब कुछ है, लेकिन चूंकि हम मानते नहीं, हम अपने शिक्षा प्रणाली में डाला ही नहीं है, बच्चों को मालूम ही नहीं है। जी, जरूरत है एक बार पूरे शिक्षा प्रणाली को रिवाइज करने की, उसमें बहुत सारी चीजें डालने की, तब जाके कमाल होगा। ऐसा थोड़ी है जी। सर श्वास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वास भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जी जी जी। मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि सर से कोई प्रश्न पूछना तो प्लीज आप लोग मैसेज करिए, मैं सर से पूछूंगा। सर नेक्स्ट हम आते हैं कि जो नए एक्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो थिएटर हो, वो थिएटर में भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी यार मुझे सिखा दो, मैं बम्बई जाके स्टार बनूंगा, चाहे फिल्मों में वो छोटे मोटे रोल नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज दीजिए कि बेटा तैयारी करके आओ, समझ बुझ के आओ, इंडस्ट्री जितना आसान समझते उतना आसान नहीं है। उनके लिए सर कुछ पॉजिटिव मैसेज। एक्टर बनना 400 मीटर का रेस नहीं है, सीटी बजी और दौड़े फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाओ स्टैंप पे खड़ा करो और मेडल पहना दो। ये मैराथन रेस है, हजारों दौड़ रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है जो सबसे आगे दौड़ रहा वही फर्स्ट करेगा। जिसमें सबसे ज्यादा स्टेमिना होगा, जिसमें सबसे अधिक पेशेंस होगा, जिसमें सबसे अधिक अनुशासन होगा, जिसमें चारित्रिक आचरण होगा, आचार होगा, विचार होगा, जिसके व्यक्तित्व का निखार होगा, जिसका भाषा पे वर्चस्व होगा, जिसके अपने मन पे कमांड होगा, नियंत्रण होगा, जो अपने इंद्रियों को निग्रह करना जानता होगा, वही कमाल कर सकता है। करके देखिए, सफलता पीछे पीछे भागेगी। आपको सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जी। आइए, पूरी तैयारी करके आइए, पूरी तैयारी। धैर्य, धैर्य बहुत बड़ा हथियार है, धैर्य याद रखिए, अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, आपकी एनर्जी, सेंट्रलाइज योर एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्व योर एनर्जी। वेस्टेज मत कीजिए फालतू चीज देखने में, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अमेज़न देख रहे हैं, मोबाइल पर लगे हुए हैं, वेब सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, फालतू फालतू सीन डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई काम नहीं आएगा। पहले तैयार हो जाओ, जीवन भर वो डिस्कस करना, तैयार हो जाओ, पूरा समय तैयारी में दो। अपने आप से बेईमानी मत करो अपनी तैयारी में। जितने ज्यादा अपनी तैयारी में ईमानदार रहोगे, तुम्हारी तैयारी उतना ही तुमको देगा।
तैयारी भी देखती है कि कौन ईमानदारी से मुझे कर रहा है, तैयारी भी देखती है कि कौन ईमानदारी से मुझे कर रहा है, मैं उसी को दूंगी। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। काम आने के बाद काम भी देखता है कि कौन ईमानदारी से मुझे कर रहा है, काम को भी ईमानदारी से करना है, क्योंकि काम भी देख रहा है कि ईमानदारी से कर रहा है मुझे, या समझ रहा है छोटा रोल है, यूं ही है, कर देता हूं, यूं ही करके चला जाता। नहीं, हर चीज में ईमानदारी, ये याद रखिए। छोटा रोल भी है तो उसी ईमानदारी से करो। छोटा से छोटा अपॉर्चुनिटी कब बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाए आपको पता नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जीवन है, यही जीवन का खेल है। जी, एक प्रश्न आया है, संतोष जी पूछ रहे हैं कि एक अभिनेता के लिए ध्यान का क्या महत्व है आपके दृष्टिकोण से? ध्यान का ही महत्व है। अभिनेता को हर चीज में ध्यान लगाना है, पढ़ने में ध्यान, मन में ध्यान, मस्तिष्क में ध्यान, डायलॉग याद करने में ध्यान, अभिनय में ध्यान। उसको ध्यान फालतू बात में जाना ही नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ अपने काम में होना चाहिए। और जो ध्यान आप योगाभ्यास के ध्यान की बात कर रहे हैं, जो ध्यान साधना है, शरीर की जो एक्सरसाइज है वो व्यायाम है, जो जिम में जाके आप लोग डंबल मारते हैं। मैं भी मारा हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी चंद्रशेखर आजाद के लिए 2 घंटा करता था एक्सरसाइज, रोल तैयार करना, पहलवान जैसे थे, तो वजन चढ़ाया था 20 किलो। और योगा जो है मन का एक्सरसाइज है, और ध्यान जो है आत्मा का एक्सरसाइज है। याद रखिए, आत्मा पुष्ट होता है, आत्मबल मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, कहीं तरोताजा आनंदित हो जाते हैं। हर रोज ध्यान कीजिए, हर रोज। नहीं होता है 2 मिनट 4 मिनट बैठने की कोशिश कीजिए। पद्मासन में जरूर लगाइए, पद्मासन बैठने की कोशिश कीजिए। पद्मासन में नाड़ी शोधन होता है, पद्मासन लगा के बैठिए। शुरू में शायद 1 मिनट भी नहीं बैठ पाए, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तक बैठिए। धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साथ नहीं होगा, पैर भी झुंझुना जाएगा, सो जाएगा। लेकिन पद्मासन बहुत जरूरी है। शंख बजाइए, कुछ योगासन हैं आवाज के लिए, ओम कीजिए। उसके तरीके, ये सब तरीके हैं, गलत सलत मत शुरू कर दीजिएगा। किसी जानकार से लर्न करके पूछ के ही करिएगा, क्योंकि सबका तरीका है। कुछ लोग सारे गामा का रियाज करते हैं, कैसे करना है ये जानकार से ही पूछिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, तैयारी करके आइए, वेलकम है। तैयारी करके जो भी आएगा कमाल हो जाएगा। संतोष जैन, नमस्कार भाई जी। एक प्रश्न है सर का कि हिंदी फिल्मों के मुकाबले हिंदी थिएटर आज भी प्रोफेशनल नहीं बन पाया। क्यों? बनने जा रहा है। लंदन का नेशनल थिएटर पूरे शहर में 70 स्क्रीन पर लाइव होता है जब एक जगह परफॉर्मेंस होता है, और पूरे ब्रिटेन में 2500 स्क्रीन है, और 170 देशों में चलता है 4500 स्क्रीन पे। डिजिटल प्रसारण होता है नाटक का। 15 अरब का व्यापार शुरू हो गया है। लेकिन इंडिया में चूंकि प्ले राइट का चक्कर है, एक बार डिजिटल प्रसारण शुरू हुआ था भारगंगम का, नेशनल स्कूल ड्रामा जब कर रहा था, तो प्ले राइट का चक्कर आ गया, इसलिए बंद करना पड़ा। गवर्नमेंट चाहती थी, इसीलिए थिएटर ओलंपिक्स जो हुआ 2019 में, वो ये 18 में, वो पता नहीं चला किस चैप्टर में क्या कहां क्या चल रहा है, क्योंकि डिजिटली नहीं थे। डिजिटल होता तो बहुत कमाल होता, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता। तो डिजिटल आ गया है। डिजिटल अगर हो गया, जैसा कि ये सब चल रहा है अभी, कोरोना में एक नई डिस्कवरी हुई है कि घर बैठे ही आदमी क्लास ले सकता है, बातें कर सकता है, सेशन हो सकता है। तो ये हो सकता है कल को विजय जी एक नया क्लास शुरू कर दें ऑनलाइन का,
कई लोग कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। आज देखिए विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्कूल तो बंद है ना, बिल्कुल कॉलेज बिल्कुल, तो सब बंद है बच्चे ना, पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। तो डिजिटल आया है उसका, ये तो होगा, व्यापार बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि जितने लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, उतना लोग नाटक देखने नहीं आता। भाई अगर उतना लोग आने लगे नाटक देखने, तब तो समाज की रूपरेखा ही कुछ अलग हो, सांस्कृतिक जागरण ही कुछ अलग हो। बिल्कुल सांस्कृतिक जागरण ही नहीं है, इसीलिए तो समाज की ये दुर्दशा है, इसीलिए तो ये भेदभाव है, ये वैमनस्य है, ऊंच नीच है, हिंसा है, हमारा तुम्हारा है, धर्म जाति संप्रदाय है। इसीलिए सांस्कृतिक चेतना का जागरण नहीं है। थिएटर कर सकता है, होगा होगा होगा, समय आ रहा है। जी सर, अब हम अंतिम पड़ाव में आ गए हैं जी जी, सर। बैटरी भी जा रहा है, बैटरी भी जा रहा है। जी जी, बस हाँ, आवाज म्यूट हो गया, आवाज आवाज म्यूट हो गई। ये तो गिर गया था। हाँ हाँ जी जी, बस अब जी लास्ट है, एक लास्ट दो प्रश्न है सर। कोरोना काल के बाद अपनी फिल्म इंडस्ट्री क्या रूप लेगी? जो नए लोग हैं, हर जगह काम कम हो गया है, जो नए लोग हैं उनके लिए चीजें आसान होंगी कि कठिन होंगी? ये तो भोले नए क्या बाबा सर, बताएंगे भाई, ये सबकी भोले स्थिति बाबा है। बता सकते हैं। जी ये या तो भगवान बता सकते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष बता सकता है जो भविष्यवाणी करता है। मैं कहां से बता सकता हूं? जी मैं भी तो वेट ही कर रहा हूं, मैं भी तो इंतजार ही कर रहा हूं, कोरोना खुले तो काम शुरू हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबका काम शुरू हो। जी, लास्ट प्रश्न सर ये कि फिल्म इंडस्ट्री आज जो कोरोना काल में चाहे वो थिएटर के एक्टर हो, चाहे टेक्नीशियन हो फिल्मों के, सब लोग डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। उनके लिए कोई सर पॉजिटिव मैसेज दीजिए कि वो मानसिक शक्ति कैसे बनाए रखें? ध्यान करें, योगा करें। ध्यान और योगा से बड़ी चीज नहीं है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा ध्यान के बारे में, यहां आके ध्यान का मामला है। ध्यान पढ़े, साहित्य पढ़े, कविता पाठ करें। जो धार्मिक किताबें पढ़ना चाहता हो, गीता पढ़े, रामायण पढ़े। जो महापुरुषों को पढ़ना चाहता है, महर्षि अरविंद को पढ़े, विवेकानंद को पढ़े, रामकृष्ण परमहंस को पढ़े, तिलक को पढ़े। बिल्कुल जी। चंद्रशेखर आजाद को पढ़े, भगत सिंह को पढ़े, राजगुरु सुखदेव को पढ़े, राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़े। पढ़ना, पढ़ने से बड़ा कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं। बिल्कुल कविताओं का पाठ कीजिए, जो जिस भाषा को पढ़ सकता है उस भाषा को पढ़े, साहित्य से जुड़े, उस भाषा की कविताओं का पाठ करे, नाटक पढ़े। नाटक नहीं हो रहे हैं लेकिन पढ़ तो सकते हैं। और योग और ध्यान जरूर करें, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते, वॉक पे नहीं जा सकते, घर में योग और ध्यान जरूर करें। सांसों की चीजें जरूर करें, कपालभाति जरूर करें, अनुलोम विलोम जरूर करें, भस्त्रिका जरूर करें, हैं, भ्रामरी जरूर करें, ओम जरूर करें। ये कुछ चीजें बहुत जरूरी है। पद्मासन पे जरूर बैठे, हलासन कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, ये सब कीजिए। ये अच्छा आसन है सब। जी जी सर। सर, अगर बैटरी आपके मोबाइल की है तो मैं दो तीन प्रश्न आए, मैं फटाफट पढ़ देता हूं। क्या आप पढ़ दीजिए जब तक है? जी जी जी, कि आशीष जी बोलते हैं कि अगर थिएटर नहीं किए हो और एक्टिंग आती हो तो क्या काम फिल्म और सीरियल में नहीं मिलेगा? हाँ, सारा कांड तो यही है कि हमें पता है हमें एक्टिंग आती है। चलिए आगे चलिए। जी जी जी। फर्स्ट डिजर्व आशीष, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जी 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 जी, पहले तैयार होइए। हाँ आगे चलिए जी। अनिल गोयल सर बोलते हैं कि थिएटर के पंडित डिजिटल थिएटर को थिएटर नहीं मान रहे हैं, आपके विचार? सर, दुनिया बहुत आगे निकल गई अनिल जी, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है, और लाइव का डिजिटल अगर टेलीकास्ट हो रहा है तो थिएटर ही हुआ ना। रिकॉर्डेड तो दिखा नहीं रहे हैं, डिजिटल पे दिखा रहे हैं। हाँ वो है कि वो रिएक्शन नहीं मिलेगा, उस समय वो पता नहीं चलेगा, एक्टर और दर्शक का संबंध नहीं जुड़ेगा, जो सामने जुड़ता है वो नहीं जुड़ेगा।
लेकिन अगर आपको थिएटर का व्यापार बढ़ाना है तो डिजिटल आना पड़ेगा। बिल्कुल। गांव से निकल के लोग मुंबई नहीं आ सकता नाटक देखने, गांव से निकल के भोपाल, गांव से निकल के लखनऊ, गांव से निकल के पटना, और गांव से निकल के दिल्ली, और गांव से निकल के चंडीगढ़ नहीं आ सकता। और डिजिटल करना पड़ेगा। अगर भोपाल में थिएटर हो रहा है, डिजिटल करेंगे तो हम पूरे भोपाल में हम कम से कम 25 स्क्रीन लगा सकते हैं कम से कम। पटना में हो तो पूरे बिहार में 20 स्क्रीन लगा सकते हैं, बॉम्बे में हो तो 100 स्क्रीन लगा सकते हैं, दिल्ली में हो तो 100 स्क्रीन लगा सकते हैं, चंडीगढ़ में हो तो 50 स्क्रीन लगा सकते हैं, इंदौर में हो तो 10 स्क्रीन लगा सकते हैं, नागपुर में हो, विजयवाड़ा में हो, मराठवाड़ा में हो, पुणे में हो। लेकिन स्क्रीन अगर बांटेंगे तो लोग आएंगे। लोग नहीं आ पा रहे हैं थिएटर में। जी जी। एक प्रश्न लास्ट ले लेता हूं कि अनुज कुमार द्विवेदी जी बोलते हैं कि आपकी नई फिल्म कब आ रही है? मेरी नई फिल्म जो है वो कमला हसन के साथ है, शंकर उसके डायरेक्टर हैं, और फिल्म का नाम है इंडियन 2, टेंटेटिव जो रखा है शूटिंग के वक्त। कमला हसन जी की फिल्म 22-25 साल पहले आई थी हिंदुस्तानी, जिसमें बूढ़े बने थे वो, उसी का पार्ट 2 है ये इंडियन 2। अब वो हिंदी फिल्म है, हिंदी में बन रही है ये तमिल में डब होगी, लेकिन ये हिंदी में बन रही है। और मैं पूरी फिल्म अपना पोर्शन शूट कर चुका हूं। तो ये अब देखें, अब कोरोना काल खत्म हो कब आता है। उसके बाद एक दो और छोटी छोटी फिल्म है, वो भी तैयार है, ऑलमोस्ट डबिंग वगैरह करनी है। कोरोना काल में सब ये है, यही चल रहा है। वैसे भी मैं ज्यादा काम करता नहीं, मैं तो बहुत सेलेक्टिव करता हूं। हाँ, ये है कि इंडियन 2 में एक नया प्रयोग मिलेगा आपको बहुत दिन के बाद, अखिलेंद्र मिश्रा को देखने के लिए एक नए अंदाज में नए प्रयोग एक एक्टर के लिए वो मिलेगा आपको। क्या बात है सर। जाते जाते कोई ऐसी कविता जो हमारे दर्शकों को, हम लोग को छू जाए। श्रावण का महीना चल रहा है, बैटरी कम है। जी जी। श्रावण के महीने में प्रार्थना करते हैं बाबा भोलेनाथ से कि इस कोरोना काल से हमें मुक्त करें, विश्व का कल्याण करें, भारतवर्ष का कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें, इसे निजात दिलवाएं। जटाटवी गलज्ज्वला प्रभा पावित स्थले गलयवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम शिवार्पणस्तु। ओम नमः शिवाय। तो ये भोलेनाथ से प्रार्थना हम सबके लिए, विश्व कल्याण के लिए, भारतवर्ष के कल्याण के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक हर यू, हर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।